मैं एक ऐसे साम्राज्य में स्थानांतरित हो गया जहां मैं एकमात्र रीजेंट राजा था, जिसके पास 8 लाख सैनिकों की कमान थी। फिर भी महारानी ने मुझे अपनी सैन्य मुहर सौंपने और राजधानी लौटकर माफी मांगने का आदेश दिया। जब उनका भेजा हुआ शाही दूत मेरे सामने पहुंचा, तो मैंने तुरंत उसे वहीं मौके पर मार डालने का आदेश दे दिया। सच कहूं तो अगर आप मुझे बताते कि मेरे पास केवल 80 सैनिक हैं, तो बेशक 800 सैनिकों का सामना करते हुए भी मुझे लड़ने से पहले 2 बार सोचना पड़ता। लेकिन 8 लाख सैनिक, उस स्थिति में मुझे विद्रोह करने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सिंहासन पहले से ही मेरी पहुंच में होता। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं उन महिला प्रधान उपन्यासों में से किसी एक में स्थानांतरित हो गया हूं। इस दुनिया में सम्राट एक महिला थी और दरबार में आधे अधिकारी भी महिलाएं थीं। पुरुष समाज के निचले स्तर पर आ गए थे। सुंदर पुरुषों को पुरुष कंसॉर्ट, शाही उपपत्नी कहा जाता था, जिन्हें खजाने की तरह माना जाता था, हर किसी द्वारा पूजा जाता था और उनका दर्जा अविश्वसनीय रूप से ऊंचा था। लेकिन मुझे इन सब बातों की परवाह नहीं थी। मैंने 7 साल तक 30,000 टूटे हुए सैनिकों को 8 लाख पुरुषों की एक लौह सेना में बदलने में बिताए। अपनी खुद की तलवार और भाले के साथ मैंने उत्तरी जनजातियों से सभी 13 उत्तरी प्रांतों को वापस जीत लिया। उन 7 वर्षों के दौरान मैंने व्यक्तिगत रूप से 100 से अधिक दुश्मन जनरलों को मारा और 100 से अधिक शहरों पर फिर से कब्जा किया। उत्तरी जनजातियां मेरा नाम सुनते ही कांप उठती थीं। मेरी सैन्य उपलब्धियां पूरे साम्राज्य को हिला देने के लिए काफी थीं। फिर भी अब वे चाहते थे कि मैं अपना अधिकार आत्मसमर्पण कर दूं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने महारानी के पसंदीदा पुरुष कंसॉर्ट को एक बार थप्पड़ मारा था। मैंने पहले ही अपना सिर काफी झुका लिया था। यदि दिवंगत सम्राट ने मुझे तब दया न दिखाई होती तो मैं बहुत पहले विद्रोह कर चुका होता। लेकिन अब बूढ़े सम्राट को मरे हुए 3 साल हो चुके थे और जब से वह छोटी बच्ची सिंहासन पर बैठी थी, उसने हर एक काम ऐसा किया था जो धीरे धीरे मेरे धैर्य के अंतिम टुकड़े को जला रहा था। और यह शाही फरमान, यह आखिरी बूंद थी। होलाओ दर्रे के अंदर मैं मुख्य सीट पर बैठा था। मेरे सामने गर्म शराब का एक बर्तन भाप छोड़ रहा था, जबकि मेरी उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर आलस से थपथपा रही थीं। फिर तंबू का पर्दा अचानक उठा और ठंडी हवा बर्फ के पाहे उड़ाती हुई अंदर आ गई। एक महिला अधिकारी तंबू में घुसी और उसके पीछे 4 सशस्त्र महिला गार्ड थीं। उसकी मुद्रा स्थिर थी, उसकी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। स्पष्ट रूप से वह कोई ऐसी थी जिसने राजधानी के अंदर दूसरों द्वारा सेवा कराए जाने में बहुत लंबा समय बिताया था। उसकी निगाहें तंबू के अंदर के नक्शों, दीवार पर लगे उत्तरी कौन के युद्ध ध्वज, मेज पर सैन्य रिपोर्टों के ढेर और अंत में कोने में रखी खून से सनी लंबी तलवार पर पड़ी। मैंने देखा कि उसकी भौहें थोड़ी तन गईं। फिर उसने शाही फरमान खोला और जोर से पढ़ा। स्वर्ग के जनादेश द्वारा सम्राट आदेश देता है, मोबे का राजा राज्य के मामलों में लापरवाही से हस्तक्षेप कर रहा है, दरबारी अधिकारियों का अपमान कर रहा है और अहंकार पूर्वक कार्य कर रहा है। उसके अपराध मृत्यु के योग्य हैं। हालांकि सीमाओं की रक्षा करने में उसके पिछले गुणों के कारण हम मामले का पीछा नहीं करेंगे। भले ही मृत्युदंड से बचा जा सके, लेकिन सजा से नहीं बचा जा सकता। मोबे के राजा को एतद द्वारा आदेश दिया जाता है कि वह तुरंत राजधानी लौट आए, 8 लाख मोबे सेना की कमान सौंप दे और सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों के सामने हमारे और उस व्यक्ति के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगे जिसे उसने अपमानित किया था। मैंने धीरे से अपना वाइन कप नीचे रखा और मेरे होंठों के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। उसके फरमान पढ़ने के बाद उसने अहंकार पूर्वक अपनी आंखें मेरी ओर उठाईं और कहा, मोबे के राजा, आगे बढ़ो और फरमान स्वीकार करो। पूरा तंबू शांत हो गया। अंगीठी के अंदर का कोयला अचानक जोर से चटका, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हिला। मैं बस एक हाथ कुर्सी पर टिकाए बैठा रहा। लगभग 10 सांसों की खामोशी के बाद महिला अधिकारी के हाव भाव बदलने लगे। उसका स्वर थोड़ा ऊपर उठा, जैसे उसने फिर से कहा, मोबे के राजा, क्या आप महामहिम के फरमान को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं? मैं आखिरकार खड़ा हो गया। 6 फीट 3 इंच की लंबाई के साथ मुझे इस दुनिया में बेहद प्रभावशाली माना जाता था और जैसे ही मैं उठा, मेरा काला लबादा मेरे पीछे फैल गया। महिला अधिकारी अनजाने में आधा कदम पीछे हट गई। मैं सीधे उसकी ओर चला और अपना हाथ बढ़ाया। उसने सोचा कि मैं आखिरकार फरमान स्वीकार कर रहा हूं और उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि की एक झलक दिखी। और हां, मैंने उसे ले लिया। फिर उसके और 4 गार्डों के ठीक सामने मैंने फरमान खोला और शांति से इसे शुरू से अंत तक दोबारा पढ़ा। बुरा नहीं है, मैंने हल्के से कहा। सपाट वाक्य, सटीक शब्दावली। इससे पहले कि मेरी आवाज पूरी तरह से फीकी पड़ती, मेरी उंगलियां अचानक कस गईं और मैंने शाही फरमान को बीच से 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। उसकी आंखें उसकी सॉकेट से लगभग बाहर निकल आईं। मोबे के राजा,
क्या तुम अपना मानसिक संतुलन खो चुके हो? तुम सम्राट के फरमान को फाड़ने की हिम्मत कैसे करते हो? यह विद्रोह है। मैंने उसे शांति से देखा और कहा, विद्रोह एक बहुत गंभीर आरोप है। तुम जैसी मामूली संदेशवाहक मेरे सिर पर वह अपराध लगाने के योग्य नहीं हो। फिर मेरी आंखें ठंडी हो गईं। वापस जाओ और मुरांग हुआन को 3 बातें बताओ। पहला, यह सैन्य अधिकार मेरे द्वारा एक तलवार और एक भाले के साथ अर्जित किया गया था। यह कोई इनाम नहीं था जो उसने मुझे दिया था। अगर वह इसे चाहती है तो वह खुद आकर इसे ले ले। दूसरा, उसका वह पुरुष कंसॉर्ट। मैंने उसे केवल एक बार थप्पड़ मारा था। अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो मैं उसे फिर से थप्पड़ मारूंगा। अपने चेहरे के दम पर जीवित रहने वाला एक सुंदर छोटा प्राणी मेरे सामने भौंकने की हिम्मत करता है। उसे थप्पड़ मारना तो पहले ही दया थी। तीसरा, मैंने धीरे से अपना वाइन कप नीचे रखा और सीधे उसकी ओर देखा। उसे बताओ कि दिवंगत सम्राट ने मुझे कभी दया दिखाई थी और मुझे अब भी वह याद है। लेकिन अगर वह इसी तरह का व्यवहार करती रही तो दिवंगत सम्राट का पक्ष भी उसे और अधिक बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मेरी नजरों के नीचे महिला अधिकारी जम गई। उसके होंठ कांपने लगे। इससे पहले कि उसने अंततः जोर दिया, मोबे के राजा, बेहतर होगा कि तुम इस बारे में ध्यान से सोच लो। यदि तुम फरमान का विरोध करने की हिम्मत करते हो तो सम्राट तुम्हारे पूरे कबीले को नष्ट कर देगी। जिस पल मैंने पूरे कबीले के शब्द सुने, ऐसा लगा जैसे एक कुंद तलवार मेरे सीने में उतर गई हो। तेज नहीं, लेकिन दर्दनाक रूप से सटीक। मेरे माता पिता उत्तरी जनजातियों के हाथों मारे गए थे। मेरे भाई भी मर गए थे। 7 साल पहले उस तबाही के दौरान पूरे चेन परिवार का तब तक कत्ल कर दिया गया था जब तक कि मैं अकेला जीवित नहीं बचा था। उस समय जब दिवंगत सम्राट ने मुझे मोबे के राजा की उपाधि दी तो वह वास्तव में कोई इनाम नहीं था। वह खून से लिखा एक अनुबंध था। मेरे लिए उत्तरी सीमा की रक्षा करो और मैं तुम्हें चेन परिवार का बदला लेने दूंगा। तब से 7 साल बीत चुके थे। मैंने अपना बदला पहले ही ले लिया था। सीमाएं स्थिर थीं। मैंने उत्तरी जनजातियों को इतना बुरी तरह पीटा था कि वे कम से कम 10 वर्षों तक आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और अब उसकी बेटी मुझे केवल इसलिए मिटाने की धमकी दे रही थी क्योंकि मैंने उसके पसंदीदा खिलौने को थप्पड़ मारा था। मेरा कबीला, मैं धीरे से हंसा। मेरा असली परिवार पृथ्वी पर वापस था। तो तुम वास्तव में मेरे कबीले को नहीं खोज पाओगी, मैंने धीरे से कहा। फिर मैंने धीरे से अपनी कमर से लंबी तलवार निकाली। ठंडी स्टील आग की रोशनी को एक भयानक ठंडक के साथ प्रतिबिंबित कर रही थी। लेकिन मेरी आवाज पूरी तरह से धीमी हो गई। तुमने जो अभी कहा उसने मुझे बहुत दुखी किया है। महिला अधिकारी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। मैंने अपनी तलवार उठाई और बिना किसी हिचकिचाहट या बर्बाद गति के इसे एक साफ झटके में नीचे ले आया। उसका शरीर एक पल के लिए सख्त हो गया, इससे पहले कि वह लकड़ी के टूटे हुए टुकड़े की तरह ढह गया। उसका शरीर एक बेजान लट्ठे की तरह आगे की ओर गिरा और जमीन पर बिखरे हुए शाही फरमान के टुकड़ों पर खून के छींटे पड़ गए। 4 महिला गार्ड इतनी डर गई थीं कि उनके चेहरे पूरी तरह सफेद पड़ गए थे। मैंने मृत अधिकारी के लबादे का उपयोग करके अपनी तलवार से खून को शांति से साफ किया और फिर धीरे से तलवार को म्यान में वापस डाल दिया। शरीर को बाहर खींचो और इसे दफन कर दो, मैंने ठंडे स्वर में आदेश दिया। तंबू के बाहर इंतजार कर रहे सैनिकों ने तुरंत एक एक करके प्रवेश किया और कुशलता से शव को ले गए। फिर मैं वापस बैठ गया और उन 4 महिला गार्डों की ओर देखा जो अभी भी डर में कांप रही थीं। तुम चारों जीवित जा सकती हो, मैंने शांति से कहा। वापस जाओ और मेरे 3 संदेश मुरांग हुआन को शब्दशः दोहराओ। एक भी वाक्य मत बदलना और मेरे लिए एक और बात जोड़ देना। उसे बताओ कि यह मंत्री जानना चाहता है कि क्या उसका शाही फरमान सख्त है या मेरी तलवार। अब यहां से निकल जाओ। 4 महिला गार्ड घबराहट में तंबू से भाग गईं और शांति एक बार फिर लौट आई। मैं मुख्य सीट पर अकेला बैठा था। जमीन पर खून के उस पूल को देख रहा था जो अभी तक पूरी तरह नहीं सूखा था। मेरे विचार धीरे धीरे 2 महीने पहले की ओर बह गए। वह 7 वर्षों में मेरा राजधानी लौटने का पहला मौका था। आधिकारिक तौर पर इसे अदालत में रिपोर्ट करना कहा जाता था, लेकिन सच कहूं तो यह वही पुरानी राजनीतिक दिनचर्या थी। शाही दरबार बस यह देखना चाहता था कि क्या मेरे जैसा सीमावर्ती जनरल, जो भारी सैन्य शक्ति को नियंत्रित करता था, अभी भी इतना आज्ञाकारी है कि उसे नियंत्रित किया जा सके। पहले दिन मुरांग हुआन ड्रैगन सिंहासन पर ऊंची बैठी थी, लेकिन उसे देखते हुए मेरा मन कहीं और भटक रहा था। मुझे वे शब्द याद आ रहे थे जो उसके पिता ने मरने से पहले मुझसे कहे थे। उस समय बूढ़े सम्राट ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कहा, मैं हुआन को तुम्हारी देखरेख में छोड़ रहा हूं। उसका स्वभाव अधीर है, लेकिन उसका दिल बुरा नहीं है। मेरे लिए उसे निर्देशित करने और समर्थन करने में मदद करो। उस समय मैं ड्रैगन बेड के बगल में घुटनों के बल बैठा था और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, ये मंत्री आज्ञा मानता है।
लेकिन बूढ़े सम्राट ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि मुरांग हुआन के सिंहासन पर बैठने के बाद वह 3 वर्षों के भीतर 6 चांसलरों को बदल देगी और 1 दर्जन से अधिक वफादार मंत्रियों को निर्वासित कर देगी। दरबार में सच बोलने की हिम्मत करने वाले लोग कम होते गए, जबकि चापलूसी करने वालों की संख्या बढ़ती गई। फिर भी इनमें से किसी का भी मुझसे कोई लेना देना नहीं था। मैं मोबे में बहुत दूर था, जहां पहाड़ ऊंचे थे और सम्राट बहुत दूर। जब तक वह मुझे परेशान करने नहीं आती, मैं मोबे के राजा के रूप में जीवन जारी रखने में पूरी तरह खुश था। असली मुसीबत दूसरे दिन शुरू हुई। उस दोपहर मैं चुपचाप एक सराय के अंदर अकेला खाना खा रहा था। तभी चंद्रमा जैसी सफेद कढ़ाई वाली पोशाक पहने एक आदमी मेरे पास से धीरे धीरे गुजरा। वह इतना नाजुक और परिष्कृत था कि अधिकांश महिलाओं से ज्यादा सुंदर दिखता था। उसकी कमर के चारों ओर एक सुंदर जेड हरा बेल्ट लटका हुआ था। यह आदमी युआन लांग था, मुरांग हुआन का सबसे प्रिय पुरुष कंसॉर्ट। जिस पल उसने मुझे देखा, उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे उसने कोई दुर्लभ खजाना खोज लिया हो। वह जल्दी से मेरे पास आया और एक नरम सौम्य स्वर में बोला, आह, तो यह प्रसिद्ध मोबे का राजा है। मैंने बहुत लंबे समय से आपकी प्रतिष्ठा की प्रशंसा की है। महामहिम के सामने आपका नाम लगातार लिया जाता है। आप जैसे किसी व्यक्ति के साथ जो डेली की रक्षा करता है, साम्राज्य वास्तव में एक पहाड़ की तरह स्थिर है। मैंने ऊपर देखने की जहमत भी नहीं उठाई और बस अपना नूडल्स खाना जारी रखा। युआन लांग स्पष्ट रूप से एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। राजधानी में वह एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली व्यक्ति था। जब भी नागरिक या सैन्य अधिकारी उसे देखते, वे तुरंत विनम्रता से मुस्कुराते और उसकी चापलूसी करते। यहां तक कि कुछ निचले दर्जे के अधिकारी तो केवल उसका पक्ष पाने के लिए स्वेच्छा से उसे महंगे उपहार लाते। फिर भी अब एक मामूली सैन्य जनरल ने वास्तव में उसे पूरी तरह से अनदेखा करने का साहस किया। उसके चेहरे के हाव भाव थोड़े सख्त हो गए, लेकिन उसने जल्दी से अपने चेहरे पर एक और मुस्कान जबरदस्ती लाई और मेरे और करीब झुक गया। मोबे के राजा, कृपया मुझ जैसे व्यक्ति को अनदेखा ना करें, उसने धीरे से कहा। मैं सिर्फ आपको बेहतर तरीके से जानना चाहता था। शायद भविष्य में मैं महामहिम के सामने आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कह सकूं। तभी मैंने आखिरकार अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे। इसलिए नहीं कि मैं अचानक उस पर ध्यान देना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह मेरे बहुत करीब आ गया था। वह मेरी त्वचा में सिहरन पैदा कर रहा था। 7 साल तक उत्तरी जनजातियों से लड़ने के बाद जिस तरह से मैं लोगों को देखता था, उसमें स्वाभाविक रूप से थोड़ी हत्या की मंशा होती थी। मैंने आखिरकार अपनी आंखें उसकी ओर उठाईं और ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युआन लांग की आंखें तुरंत फिर से चमक उठीं। उसने शायद सोचा होगा कि मैं आखिरकार उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। उसने जल्दी से अपनी मुद्रा सीधी की और मुस्कुराया। यह विनम्र व्यक्ति युआन लांग है, महामहिम का। मैंने उसे सीधे टोक दिया। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप वास्तव में किस चीज में सक्षम हैं? युआन लांग अजीब तरह से हंसा। यह विनम्र व्यक्ति थोड़ा संगीत जानता है और कुछ हद तक। मैंने धीरे से खड़े होकर उसे काट दिया। मैं उससे एक पूरा सिर लंबा था और उसे मुझे देखने के लिए अनजाने में अपना चेहरा ऊपर उठाना पड़ा। उसके चेहरे की मुस्कान सख्त होने लगी। मैंने उसे ठंडक से घूरते हुए कहा, मैं पूछ रहा हूं कि आपको मेरे सामने खड़े होने और इस तरह बात करने का अधिकार किसने दिया? क्या तुमने कभी युद्ध लड़ा है? क्या तुमने कभी किसी को मारा है? क्या तुम जानते हो कि मोबे में सर्दियां कितनी ठंडी होती हैं? क्या तुम जानते हो कि इस देश की रक्षा करते हुए मेरे कितने भाई मारे गए? युआन लांग का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसके होंठ थोड़े कांपे, लेकिन कोई शब्द नहीं निकले। मैं एक कदम और करीब गया और उसे नीचे देखते हुए कहा, तुमने बिल्कुल कुछ नहीं किया है। तुम्हारे पास केवल एक सुंदर चेहरा है जिसने महारानी का ध्यान खींचा, बस इतना ही। और सिर्फ उसी के साथ तुम सोचते हो कि तुम मेरे सामने बिना रुके बकवास करने के योग्य हो। उसका चेहरा सफेद से लाल, फिर लाल से बैंगनी हो गया। अंत में उसने भींचे हुए दांतों के माध्यम से एक वाक्य निकाला, मोबे के राजा, तुम्हारे शब्द बहुत अपमानजनक हैं। भले ही मैं सैन्य जनरल नहीं हूं, फिर भी मैं महामहिम की सेवा करता हूं। तुम। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मैंने उसे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मैंने बहुत अधिक बल का उपयोग नहीं किया था। मेरी ताकत के साथ अगर मैं वास्तव में गंभीरता से मारता तो उसकी गर्दन तुरंत टूट जाती, लेकिन फिर भी थप्पड़ हल्का नहीं था। युआन लांग प्रभाव से आधा चक्कर घूम गया और उसके नाजुक चेहरे पर तुरंत एक चमकदार लाल हाथ का निशान उभर आया, यहां तक कि उसकी नाक से खून टपकने लगा। उसने अपने गाल को पकड़ा और पूरी अविश्वास के साथ मुझे घूरता रहा। तुमने वास्तव में मुझे मारने की हिम्मत की। मैंने उसे उदासीनता से देखा। तुम बहुत ज्यादा बात करते हो। तुम एक पुरुष कंसॉर्ट से ज्यादा कुछ नहीं हो, फिर भी तुम मेरे सामने इतना अहंकार करने की हिम्मत करते हो।
आज का थप्पड़ तो मेरी दया थी। अगर मैं तुम्हें अगली बार फिर देखूंगा तो ये केवल एक थप्पड़ पर खत्म नहीं होगा। अब यहां से दफा हो जाओ। युआन लांग अपना चेहरा ढंक कर अपमान में भाग गया। सच कहूं तो मैंने सोचा था कि मामला वहीं खत्म हो जाएगा। मेरी नजरों में वो सिर्फ एक पुरुष कंसॉर्ट था। इस बीच मैं मोबे का राजा था, जो 8 लाख सैनिकों को नियंत्रित करता था, दिवंगत सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त प्रथम श्रेणी का जनरल। यदि मैंने उसे एक बार थप्पड़ मारा तो उसे आभारी होना चाहिए था कि मैंने इसके बजाय अपनी तलवार का उपयोग नहीं किया। लेकिन मैंने 2 चीजों को कम आंका। पहला, युआन लांग की कान भरने वाली बातें मेरी कल्पना से कहीं अधिक प्रभावी थीं, और दूसरा, ठीक 1 महीने बाद वह शाही फरमान हुलाओ दर्रे पर पहुंच गया। उस पल को याद करते हुए मैं ठंडी हंसी हंसे बिना नहीं रह सका। केवल एक पुरुष कंसोर्ट के कारण मुरांग हुआन वास्तव में चाहती थी कि मैं 8 लाख सैनिकों वाला व्यक्ति अपना सैन्य अधिकार सौंप दूं और माफी मांगने के लिए राजधानी लौटाऊं। मुरांग हुआन, तुम वास्तव में वही अधीर छोटी बच्ची हो जैसा तुम्हारे पिता ने वर्णन किया था, मैंने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। यह शर्म की बात है कि वह तुम्हें एक और चीज सिखाना भूल गए। अधीर स्वभाव वाले लोग आमतौर पर जल्दी मर जाते हैं। तभी तंबू के बाहर से एक सैनिक की आवाज आई, महामहिम, रणनीतिकार सिम्मा जाओ और जनरल आ गए हैं, उन्हें अंदर आने दो। तंबू का पर्दा उठाया गया और एक के बाद एक दर्जन से अधिक लोग अंदर आए। उनका नेतृत्व मेरे रणनीतिकार सिम्मा ज्यू कर रहे थे। वह 30 के दशक के शुरुआती दौर में थे, जिनका चेहरा दुबला पतला और विद्वान जैसा था, लगभग एक खाने रहित शिक्षक की तरह। लेकिन वास्तव में वह मेरी कमान के तहत सबसे चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनके पीछे 12 जनरल आए। वैनगार्ड जनरल वोंगवू, 35 वर्ष। डिप्टी जनरल जाओइर, 40 से अधिक, शांत और अनुभवी, एक ऐसा व्यक्ति जो शायद ही कभी बोलता था, लेकिन जिसका हर वाक्य मुद्दे की जड़ पर प्रहार करता था। जब भी मैं अनुपस्थित रहता था तो सभी सैन्य मामले वही संभालते थे। फिर कैवलरी कमांडर सनली थे, केवल 28 वर्ष के, फिर भी घुड़सवारी में बेजोड़, और हैवी कैवलरी कमांडर ही, 32 वर्ष के, जिनके माथे से लेकर ठुड्डी तक एक भयानक निशान था जो उत्तरी जनजातियों की मुड़ी हुई तलवार से लगा था। किसी तरह वह जीवित बच गए। शेष 8 जनरल भी उनसे अलग नहीं थे। उनमें से हर एक लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर निकलकर आया था। ये लोग मुझे शाही दरबार द्वारा नियुक्त नहीं किए गए थे। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनमें से हर एक को चुना था और वे केवल मेरी बात सुनते थे। सभी। मैंने सीधे शुरू किया। तुमने शायद आज जो हुआ वह सुन लिया होगा। वो तुरंत भड़क उठे। बेशक, हमने इसके बारे में सुना। लानत है, महारानी बहुत आगे बढ़ गई हैं। सिर्फ इसलिए कि आपने उस तुच्छ पुरुष कंसॉर्ट को थप्पड़ मारा, वह वास्तव में चाहती है कि आप सैन्य अधिकार सौंप दें। मैं, वोंगवू, इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूं। जावेर ने तुरंत उसे घूरा। अपनी शब्दावली पर ध्यान दो। शब्दावली? मैं गलत कहां हूं? वोंगवू ने गुस्से में चिल्लाया। हमने मोबे में 7 साल तक अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ाई लड़ी। कितने भाई वहां मर गए, और यह वह इनाम है जो हमें मिलता है। ऐसी बेकार की डिक्री। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे सैनिकों के दिल पूरी तरह जम जाएंगे। एक और जनरल ने गुस्से में अपनी मुट्ठी मेज पर दे मारी। बिल्कुल, वह पुरुष कंसॉर्ट कचरे के सिवा कुछ नहीं है। राजधानी में अपने सुंदर चेहरे पर जीवित रहने वाला। उसे हमारे राजकुमार से माफी मंगवाने का क्या अधिकार है? हुंटी ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी तलवार की मूठ को पकड़ने वाली मुट्ठी धीरे धीरे कसती गई। मैंने धीरे धीरे सभी पर अपनी नजरें घुमाई। उनका दृष्टिकोण पूरी तरह स्पष्ट था। किसी ने भी यह नहीं माना कि मुझे उस फरमान का पालन करना चाहिए। ईमानदारी से कहूं तो मुझे बिल्कुल यही उम्मीद थी। मोबे सेना मेरे अपने हाथों से बनाई गई थी। मैंने अपना एक हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और पूरा तंबू तुरंत शांत हो गया। फिर मैं अपनी सीट से धीरे से उठा, तंबू के केंद्र में गया, नीचे झुका और फर्श से शाही फरमान के फटे हुए टुकड़ों में से एक उठाया। इसे सभी के सामने ऊपर करते हुए मैंने शांति से बोलना शुरू किया। जब दिवंगत सम्राट जीवित थे, उन्होंने मुझ पर बहुत दया दिखाई थी। मैंने वह कर्ज हमेशा याद रखा है। इसलिए पिछले 7 वर्षों से दरबार ने मोबे सेना के साथ चाहे कितना भी अन्याय क्यों न किया हो, मैंने वह सब सहन किया। सैन्य वेतन 3 साल तक देरी से मिले, इसलिए मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने सैनिकों को भुगतान किया। पदोन्नति की सूचियां 2 साल तक दबाई गईं और मैं भाइयों को धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए कहता रहा। दरबार में उन बेकार विद्वानों ने मेरा मजाक उड़ाया, जैसे कि मैं उत्तरी सीमाओं का कोई असभ्य जानवर हूं और मुझे उनसे बहस करने की भी परवाह नहीं थी। मेरी आवाज धीरे धीरे ठंडी होती गई। लेकिन आज ये फरमान मुझे बहुत स्पष्ट रूप से कुछ बता रहा है। मुरांग हुआन की नजरों में
हमारे 8 लाख सैनिकों का जीवन और सम्मान एक अकेले पुरुष कंसोर्ट से भी कम मूल्यवान है। जैसे ही वे शब्द मेरे मुंह से निकले, तंबू के अंदर मौजूद हर जनरल का चेहरा पूरी तरह बदल गया। क्रोध में नहीं, बल्कि कुछ ठंडे भाव में। जो लोग अनगिनत युद्ध क्षेत्रों से बचकर निकले थे, जब उनके दिलों में सच्ची हत्या की मंशा आ जाती है तो वे चिल्लाते नहीं हैं। इसके बजाय वे भयानक रूप से शांत और ठंडे हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक हिंसक तूफान के आने से पहले का आकाश होता है। मैंने धीरे से अपनी नजरें नीचे की और जारी रखा। दिवंगत सम्राट के मरने से पहले उन्होंने सम्राट को मेरी देखभाल में सौंपा था। मेरी आवाज हर शब्द के साथ भारी होती गई। मैं उसकी रक्षा करने के लिए तैयार था, लेकिन मैं कभी उसका कुत्ता नहीं था। अगले ही पल मैंने अचानक अपनी लंबी तलवार निकाली और नीचे की ओर जोर से चलाई। धड़ाम! मेरे सामने रखी भारी लकड़ी की मेज तुरंत चकनाचूर हो गई, 2 साफ हिस्सों में टूट गई और तंबू में लकड़ी के टुकड़े बिखर गए। जनरलों की आंखें तुरंत तेज हो गईं। मैं वहां मजबूती से तलवार पकड़े खड़ा था, जबकि ठंडी हवा में मेरा लबादा मेरे पीछे लहरा रहा था। मोबे सेना कभी अपमान स्वीकार नहीं करेगी। मेरी आवाज पूरे तंबू में गूंज उठी। सम्राट युवा है और अपने आसपास के विश्वासघाती लोगों द्वारा अंधी हो गई है। दरबार सड़ चुका है। वफादार मंत्रियों को छोड़ दिया गया है, जबकि परजीवी सत्ता में आ रहे हैं। साम्राज्य में महामारी फैल रही है, जबकि भ्रष्ट अधिकारी अपनी जेबें भर रहे हैं। इसलिए मैंने धीरे से अपनी तलवार उठाई। मैं चेनशाह, शाही दरबार को साफ करने और साम्राज्य को जहर देने वाले गद्दारों को खत्म करने के लिए सेना का नेतृत्व दक्षिण की ओर करूंगा। पूरा तंबू 3 सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर वोंगवू सबसे पहले आगे आया और एक घुटने पर भारी होकर बैठ गया। यह जनरल वोंगवू आग और मौत के बीच भी आपकी महामहिम का अनुसरण करने के लिए तैयार है। झाओ वेन तुरंत उसके पीछे आया और घुटने टेक दिए। यह जनरल झाओ वेन बिना किसी हिचकिचाहट के आपकी महामहिम के आदेश का पालन करेगा। सनली ने अपनी मुट्ठियां मजबूती से बांधी। घुड़सवार सेना किसी भी पल आगे बढ़ सकती है। हुंटियर हमेशा की तरह चुप रहा, लेकिन उसने धीरे से अपनी तलवार को म्यान से 3 इंच बाहर निकाला और फिर उसे वापस अंदर धकेल दिया। वह एक अकेली हरकत पहले ही उसका जवाब दर्शा चुकी थी। शेष 8 जनरलों ने एक साथ घुटने टेक दिए। हम अनुसरण करने के लिए तैयार हैं, आपकी महामहिम। शाही दरबार को साफ करें और गद्दारों को खत्म करें। मैंने धीरे से सिर हिलाया और अंत में अपनी नजरें सिम्मा ज्यू की ओर घुमाई। शुरुआत से अंत तक इस सैन्य रणनीतिकार ने कुछ नहीं कहा था। वह बस अपनी भुजाओं को मोड़कर लापरवाही से लकड़ी के खंभे पर टिका हुआ था और अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सब कुछ होते हुए देख रहा था। सैन्य रणनीतिकार, मैंने शांति से पूछा, आपकी क्या राय है? सिम्मा ज्यू ने आखिरकार अपना शरीर सीधा किया और धीरे धीरे तंबू के केंद्र की ओर चला। फिर उसने शांति से अपनी आस्तीन के अंदर से एक मुड़ा हुआ नक्शा निकाला और उसे फर्श पर फैला दिया। आपकी महामहिम, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही मार्ग की योजना बना ली है। मैंने अपना सिर नीचे किया और तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हुलाओ दर्रे से राजधानी तक का पूरा मार्चिंग मार्ग पहले ही लाल रेखाओं से स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया था। रास्ते में आने वाला हर शहर, सैनिकों की तैनाती, अनाज भंडारण, इलाके की संरचना, आपूर्ति बिंदु, सब कुछ भयानक विस्तार के साथ चिह्नित था। मैंने एक भौं ऊपर उठाई। तुमने ये कब तैयार किया? सिम्मा ज्यू शांति से मुस्कुराए। 3 महीने पहले, जब से सम्राट सिंहासन पर बैठी हैं, मुझे पता था कि यह दिन देर सबेर आएगा। फिर उन्होंने संक्षिप्त विराम लिया और एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ जोड़ा, हालांकि सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि विद्रोह का कारण एक पुरुष कंसॉर्ट बनेगा। पूरा तंबू धीमी हंसी से गूंज उठा। मैं भी थोड़ा हंस से बिना नहीं रह सका। ठीक है, मैंने वापस बैठते हुए कहा, तो चलिए चर्चा करते हैं कि हम इस युद्ध को कैसे लड़ेंगे। सैन्य बैठक पूरी रात चलती रही। अंत में मैंने झाओ वेन की कमान के तहत हुलाओ दर्रे की रक्षा जारी रखने के लिए 1,50,000 सैनिकों को पीछे छोड़ने का फैसला किया। भले ही उत्तरी जनजाति बुरी तरह कुचले गए थे, लेकिन एक मरता हुआ ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। हम अपनी सुरक्षा को पूरी तरह से कम नहीं कर सकते थे। शेष 6,50,000 सैनिक 3 अलग अलग टुकड़ियों में दक्षिण की ओर मार्च करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से 5,80,000 पैदल सेना की मुख्य सेना का नेतृत्व करते हुए केंद्रीय मार्ग से सीधे राजधानी की ओर बढ़ूंगा। सनली 50,000 हल्की घुड़सवार सेना के साथ वैनगार्ड, अग्रिम दल के रूप में आगे बढ़ेगा, रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। हॉन्टियर 20,000 भारी घुड़सवार सेना के साथ पीछे की सेना की कमान संभालेगा। सिम्मा ज्यू निश्चित रूप से पूरे अभियान के दौरान सैन्य रणनीतिकार के रूप में मेरे साथ रहेंगे।
रवाना होने से पहले मैंने दो काम किए। पहला, पूरे साम्राज्य के लिए एक घोषणा पत्र जारी करना। सिम्मा ज्यो ने इसे व्यक्तिगत रूप से तैयार किया और उनसे जैसी उम्मीद थी, लेखन त्रुटिहीन था। सामान्य अर्थ सरल था। वर्तमान सम्राट युवा हैं और विश्वासघाती मंत्रियों द्वारा हेरफेर की जा रही है। दरबार अराजकता में गिर गया है, जबकि वफादार अधिकारियों को छोड़ दिया गया है। दिवंगत सम्राट द्वारा नए शासक की सहायता करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सौंपे गए मोबे के राजा के रूप में मेरे पास आदेश बहाल करने के लिए सेना जुटाने और शाही दरबार को साफ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्वाभाविक रूप से लोग उन शब्दों पर विश्वास करते हैं या नहीं, यह वास्तव में मायने नहीं रखता था। महत्वपूर्ण बात एक उचित बहाना होना था। पूरे इतिहास में अनगिनत लोगों ने विद्रोह किया, लेकिन किसी ने कभी स्वीकार नहीं किया कि वे विद्रोह कर रहे थे। हर कोई दावा करता था कि वे केवल दरबार को साफ कर रहे थे। एकमात्र अंतर यह था कि सफाई पूरी होने के बाद सम्राट भी आमतौर पर बदल जाते थे। दूसरा काम जो मैंने किया वह हुलाओ दर्रे के बाहर प्रशिक्षण मैदानों पर पूरी 8 लाख मोबे सेना को इकट्ठा करना और सभी के सामने शाही फरमान की सामग्री को सार्वजनिक रूप से पढ़ना था। 8 लाख मोबे सेना की कमान सौंपें और पूरे साम्राज्य के सामने सम्राट और अपमानित व्यक्ति दोनों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। जिस क्षण मैंने वह वाक्य पढ़ा, पूरा प्रशिक्षण मैदान अराजकता में बदल गया। क्या वे चाहते हैं कि हमारे राजकुमार एक पुरुष कंसॉर्ट से माफी मांगे? किस आधार पर? हमने उन उपलब्धियों के लिए अपनी जान दांव पर लगाई है। क्या हमारे भाइयों का बलिदान एक सुंदर लड़के के चेहरे से कम मूल्यवान है? युद्ध में एक हाथ गंवा चुके एक अनुभवी सैनिक ने भीड़ से दहाड़ते हुए कहा, मैंने युद्ध के मैदान में लड़ते हुए अपना हाथ खो दिया। उस लांती पुरुष कंसॉर्ट ने शायद अपने जीवन में कभी तलवार को छुआ भी नहीं होगा। हमारे राजकुमार को उसके जैसे किसी व्यक्ति के सामने अपना सिर क्यों झुकाना चाहिए? भाइयों, एक सैनिक अचानक भीड़ से दहाड़ा, दरबार अब हमें इंसानों की तरह भी नहीं मानता। अगर ऐसा है तो हमें निर्दयी होने के लिए दोष न दें। राजकुमार का पालन करें, दरबार को साफ करें, गद्दारों को मार डालो। अगले ही सेकंड में प्रशिक्षण मैदान में सैकड़ों हजारों आवाजें एक साथ गूंज उठीं। दरबार को साफ करें, गद्दारों को मार डालो। 3,50,000 सैनिकों की दहाड़ ने आसमान को हिला दिया, इतनी तेज कि ऐसा महसूस हुआ मानो जमी हुई उत्तरी हवाएं भी कांप रही हों। कई अनुभवी सैनिकों ने सीधे अपनी तलवारें निकाली और वफादारी की शपथ लेने के लिए मौके पर ही अपनी हथेलियों को काट लिया। हुलाओ दर्रे की बर्फीली पथरीली जमीन पर गिरते ही खून आंसुओं के साथ मिल गया। कमांड प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर खड़े होकर मैंने चुपचाप अपने नीचे हो रहे इस दृश्य को देखा। 7 साल पहले जब मैं पहली बार इस दुनिया में स्थानांतरित हुआ था, मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं था। मैं अकेला, शक्तिहीन था, न कोई परिवार, न सहयोगी, न भविष्य। लेकिन अब 8 लाख लौह रक्त वाले सैनिक मेरा नाम पुकार रहे थे और 3,50,000 पुरुष बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे लिए मरने को तैयार थे। यह वह साम्राज्य था जिसे मैंने इस दुनिया में अपने हाथों से तराशा था और कोई भी इसे मुझसे छीन नहीं रहा था। जिस क्षण सेना के झंडे उठे और दक्षिण की ओर मार्च करने का आदेश दिया गया, ऐसा लगा जैसे पृथ्वी ही कांप उठी हो। 3,50,000 सैनिक दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। ये कैसा दृश्य था! ऊपर से काले बख्तरबंद सैनिकों की अंतहीन बाढ़ एक लोहे की नदी की तरह हुलाओ दर्रे से बाहर निकल रही थी। सैनिकों की कतारें दर्जनों मील तक बिना अंत के फैली हुई थीं। उनके युद्ध के झंडे बादलों की तरह उठे। उनके भालों ने स्टील के जंगल बना लिए थे और मार्च करते कदमों और दौड़ते घोड़ों की संयुक्त आवाज पृथ्वी की धड़कन की तरह गूंज रही थी। सड़क के किनारे अनगिनत नागरिक चुपचाप खड़े होकर सेना को गुजरते हुए देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर डर नहीं था, उनमें उम्मीद थी। उत्तरी लोगों ने बहुत वर्षों तक कष्ट सहा था। हालांकि मैंने बू जनजातियों को खदेड़ दिया था, लेकिन शाही दरबार द्वारा लगाए गए कर कभी कम नहीं हुए। जब से मुरांग हुआन सिंहासन पर बैठी थीं, राजधानी के कुलीन परिवार और भी लालची हो गए थे। आम लोगों पर करों की परत दर परत लाद रहे थे, जब तक कि वे मुश्किल से जीवित न रह सकें। लेकिन मोबे में मेरे 7 वर्षों के दौरान मोबे सेना द्वारा संरक्षित हर क्षेत्र को करों से छूट दी गई थी। मैंने कठोर सर्दियों के दौरान भूखे नागरिकों को खिलाने के लिए अतिरिक्त सैन्य अनाज का भी उपयोग किया था। इसलिए उत्तर में लोग मुझे पहचानते थे, मुरांग हुआन को नहीं। दक्षिण की ओर पूरे मार्च के दौरान हमें शायद ही किसी वास्तविक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। शहरों की रक्षा करने वाले जनरलों ने या तो मेरा नाम सुनते ही तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया या शहरों को पूरी तरह से छोड़ दिया और रातों रात भाग गए। ये केवल इसलिए नहीं था क्योंकि वे मुझसे डरते थे, हालांकि वे निश्चित रूप से डरते थे। मुख्य कारण बहुत सरल था, उनके सैनिक मोबे सेना से लड़ना ही नहीं चाहते थे। साम्राज्य की सबसे मजबूत सेना से लड़ना, यह व्यावहारिक रूप से आत्महत्या थी। मार्च के 5वें दिन
सिम्मा जो अचानक मेरे पास एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ आए, जैसे वे कुछ कहना चाहते थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे शुरू करें। मैंने उन्हें देखा और कहा, सैन्य रणनीतिकार, यदि आपके पास कुछ कहना है तो बस कहिए। सिम्मा जी ने धीरे से खांसते हुए अपनी आस्तीन से एक पुराना फटा हुआ सफेद कपड़े का बैनर निकाला। उस पर गहरे स्याही से विशाल अक्षर लिखे हुए थे। मैंने 2 सेकंड तक उसे घूरा और फिर अपनी भौहें ऊपर उठाई। तुम्हें यह चीज कहां से मिली? मैंने किसी से यह बनवाया, सिम्मा जी ने शांति से उत्तर दिया। मैं इसे उत्तरी नदी के पास दफनाने और किसी के द्वारा इसे गलती से खोजने की व्यवस्था करने की योजना बना रहा हूं। मैंने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़कर उन्हें देखा। तुम मजाक कर रहे हो? सिम्मा जी ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। आपकी महामहिम, कृपया मुझे उस तरह न देखें। मैं जानता हूं कि यह तरकीब पुरानी है, लेकिन यह काम करती है। लोगों को यह विश्वास करने के लिए एक कारण चाहिए कि आप स्वर्ग द्वारा चुने गए हैं। केवल यह कहना कि हम दरबार को साफ कर रहे हैं पर्याप्त नहीं है। हमें थोड़े दैवीय रहस्य की भी आवश्यकता है। मैं उन्हें अवाक होकर घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह हास्यास्पद है। सिम्मा जी शांति से मुस्कुराए। चेन शुंग और वांग विद्रोह के दौरान उन्होंने मछलियों के पेट के अंदर संदेश छिपाए थे और बीच रात में लोमड़ियों से भविष्यवाणियां करवाई थीं। उसकी तुलना में यह काफी सामान्य है। और इसके अलावा उन्होंने हल्के से कंधा उचकाया। यह उस समय काम कर गया था और हजारों साल बाद यह आज भी काम करता है। मैंने लाचारी में अपना माथा पीटा। ठीक है, जैसा चाहो वैसा करो। तो 7वें दिन पूरे उत्तरी क्षेत्र में अफवाहें अचानक फैल गईं। उत्तरी नदी के पास कथित तौर पर एक आंख वाली एक विशाल पत्थर की मूर्ति मिली थी। मूर्ति 3 मीटर से अधिक ऊंची थी और इसकी सतह पर अजीब भविष्यवाणियां खुदी हुई थीं। एक आंख वाला पत्थर का आदमी पूर्वी नदी में हलचल मचाता है। जब साम्राज्य गुण खो देता है तो दुनिया विद्रोह करेगी। खबर तुरंत आग की तरह फैल गई। चांक हर जगह नागरिक फुसफुसाते हुए इसके बारे में चर्चा करने लगे, ये दावा करते हुए कि स्वर्ग स्वयं लोगों को चेतावनी दे रहा था कि महिला सम्राट ने अपना गुण खो दिया है और राजवंश बदलने वाला है। फिर 9वें दिन एक और अफवाह फैली। उत्तरी पहाड़ों में एक शिकारी ने कथित तौर पर रात के दौरान लोमड़ियों को अजीब तरह से चिल्लाते सुना। पास के पानी की जांच करने के बाद लोगों को एक विशाल मछली मिली। जब उन्होंने उसका पेट काटा तो उन्हें अंदर एक गुप्त भविष्यवाणी मिली। जिस पल वह कहानी फैली, पूरा उत्तर उत्साह से भर गया। नागरिक सेना का स्वागत करने के लिए सड़कों पर कतारबद्ध हो गए। कुछ भोजन लाए, कुछ पानी ले आए। कुछ युवक तो सीधे मार्च कर रही टुकड़ियों के पीछे हो लिए और सेना में शामिल होने की भीख मांगने लगे। अपने घोड़े पर सवार होकर हमारे चारों ओर हो रहे इस अराजक उत्सव को देखते हुए मैं सिम्मा जी की ओर मुड़े बिना नहीं रह सका। वह मेरे बगल में घोड़े पर शांति से बैठे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वे पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट दिख रहे थे, जैसे वे चुपचाप कह रहे हों, देखा, मैंने कहा था कि यह काम करेगा। मैंने लाचारी में अपना सिर हिलाया, लेकिन कुछ और नहीं कहा। भले ही ये तरीके कच्चे थे, मुझे कुछ स्वीकार करना पड़ा। कभी कभी जनमत 1 लाख सैनिकों की सेना से अधिक उपयोगी होता है। मार्च के 12वें दिन हम राजधानी से केवल 4 दिन की दूरी पर थे जब मोरांग हुआन आखिरकार घबरा गई। उसने मेरे साथ बातचीत करने के लिए तुरंत 2 लोगों को भेजा। वाम चांसलर वैन और दक्षिण चांसलर फोजेन। दोनों 70 वर्ष से अधिक के थे और शाही दरबार में बहुत प्रभाव रखते थे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था। वे मुझे पीछे हटने के लिए राजी करना चाहते थे। उस दोपहर मैं उनसे मुख्य कमांड टेंट में मिला। दोनों बूढ़े चांसलर अविश्वसनीय ठाट बाट और समारोह के साथ आए, 1 दर्जन से अधिक परिचारकों से घिरे हुए। वे अपने साथ एक शतरंज की बिसात और एक प्राचीन गान यंत्र भी लाए थे। जैसे ही वे अंदर आए, वेई यान गर्मजोशी से मुस्कुराए और मेरा अभिवादन किया। मोबे किंग, बहुत समय हो गया। फुओ जेन ने तुरंत एक हंसी के साथ अनुसरण किया। बेशक, हमारे मोबे किंग ने 7 साल तक उत्तरी सीमा पर लड़ाई लड़ी। वास्तव में थका देने वाला काम है। ये बूढ़ा आदमी तो आपके महामहिम के साथ साझा करने के लिए विशेष रूप से कुछ बढ़िया शराब भी लाया है। दोनों बूढ़े लोमड़ी पूरी तरह से सहयोग कर रहे थे। इतनी गर्मजोशी से मुस्कुरा रहे थे कि वे विद्रोह को रोकने के लिए भेजे गए शाही वार्ताकारों की तुलना में परिवार से मिलने आए दूर के रिश्तेदारों जैसे लग रहे थे। मैंने शांति से वापस मुस्कुराया और सीटों की ओर इशारा किया। दोनों चांसलर ने बहुत लंबी यात्रा की है। आपने कड़ी मेहनत की है। कृपया बैठें। दोनों के बैठने के बाद वेई यान ने धीरे से अपने परिचारकों में से एक द्वारा दी गई शतरंज की बिसात खोली और शांति से इसे मेज पर रख दिया। मोबे किंग, महामहिम ने राजधानी में आपके हालिया कार्यों के बारे में सुना। हम हाल की घटनाओं के बारे में बेहद नाराज हैं। वेई यान ने धीरे से बोर्ड पर एक मोहरा रखते हुए कहा।
हालांकि महामहिम अंततः परोपकारी हैं। वह मोबे सेना से युद्ध के मैदान में नहीं मिलना चाहती। हम आज यहाँ केवल मोबे राजा के साथ उचित चर्चा करने आए हैं। फिर वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, यह बूढ़ा आदमी शतरंज के बारे में थोड़ा जानता है। क्यों ना हम बात करते समय खेलें। यदि आपके महामहिम मुझे हरा सकते हैं तो मैं महामहिम के सामने आपके लिए पैरवी करने को तैयार हूं। उनके बगल में फू शुजेंग ने भी एक परिचारक से गुइन लिया और धीरे से तार पर अपनी उंगलियां फेरी। यह बूढ़ा आदमी संगीत भी थोड़ा समझता है। मोबे किंग हमारे लिए एक धुन क्यों नहीं बजाते? यदि आपका संगीत कौशल इस बूढ़े आदमी को ईमानदारी से आश्वस्त कर सकता है तो मैं भी महामहिम के सामने आपके लिए कुछ अच्छी बातें कहने को तैयार रहूंगा। मैं पूरे 5 सेकंड तक उन दोनों को चुपचाप घूरता रहा और अंत में हंस पड़ा। तुम दोनों गंभीर हो? बेशक, वेईयान ने तुरंत उत्तर दिया। स्पष्ट रूप से सोच रहे थे कि उन्होंने मुझे किसी हद तक राजी कर लिया है। उसने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, संघर्ष हमेशा शांति से सुलझाया जा सकता है। मैं अपनी कुर्सी पर धीरे से पीछे झुक गया और उन्हें ऐसे घूरने लगा जैसे मैं दो पूरी तरह से मूर्खों को देख रहा हूं। तो मुझे स्पष्ट करने दो, तुम दोनों राजधानी से इतनी दूर आए हो जबकि मैं अपने पीछे 3,50,000 सैनिकों के साथ दक्षिण की ओर मार्च कर रहा हूं, और यहां आने के बाद तुम मेरे साथ शतरंज खेलना और संगीत पर चर्चा करना चाहते हो? मेरे चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वेईयान, फू शुजेंग, जब दिवंगत सम्राट जीवित थे तब मुझे पता था कि तुम दोनों किस तरह के लोग हो। मेरी आवाज हर वाक्य के साथ ठंडी होती गई। जब बू ने सीमाओं पर आक्रमण किया तो तुम दोनों ही आत्मसमर्पण करने की जिद कर रहे थे और लगभग सभी 13 उत्तरी प्रांत दे दिए थे। जबकि मैं सीमा पर बर्बर लोगों से लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था, तुम दोनों सुरक्षित दरबार में खड़े थे, मुझ पर लोगों को थकाने और अंतहीन युद्ध के माध्यम से साम्राज्य के संसाधनों को बर्बाद करने का आरोप लगा रहे थे। मेरा सैन्य वेतन पूरे 3 साल तक रुका रहा क्योंकि तुम कमीने दरबार में इसे रोकते रहे। तंबू के अंदर का माहौल तुरंत भारी हो गया। और अब मुरांग हुआन तुम दोनों को यहां मेरे साथ शतरंज और संगीत खेलने के लिए भेजती है। मैं धीरे से आगे झुका और सीधे उनकी आंखों में देखा। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि मैं चैनशाह उस तरह का व्यक्ति हूं जिसे एक शतरंज के खेल और एक लांती गाने से मूर्ख बनाया जा सकता है, या तुम बस अपनी गर्दन पर सिर होने से थक चुके हो? अब तक दोनों बूढ़े चांसलरों के चेहरे लाल से पीले हरे हो चुके थे। वेईयान ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। मोबे किंग, हम आपको समझाने के लिए अच्छे इरादों के साथ आए थे। मुझे तुम्हारी समझाइश की जरूरत नहीं है, मैंने ठंडे स्वर में बात काटी। वापस जाओ और मुरांग हुआन को बताओ कि मोबे सेना पहले से ही चल चुकी है। राजधानी के द्वार या तो स्वेच्छा से खोले जा सकते हैं, मैंने धीरे से अपना वाइन कप उठाया, या मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें घेराबंदी करने वाले हथौड़ों से तोड़ सकता हूं। उन दो विकल्पों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि कितने लोग मारे जाएंगे। फिर मैंने लापरवाही से अपना हाथ लहराया। जहां तक तुम दोनों की बात है, मेरी आवाज अचानक फिर से शांत हो गई। आदमियों, शब्द गिरते ही तंबू का पर्दा अचानक झटके से खुल गया और 1 दर्जन से अधिक मोबे गार्ड तुरंत अंदर आ गए। वेईयान और फू शुजेंग घबराहट में अपनी कुर्सियों से लगभग गिर पड़े। मैंने शांति से अपनी वाइन की चुस्की ली और लापरवाही से कहा, दोनों चांसलर बूढ़े हैं और यात्रा से थक चुके हैं। इन्हें ले जाओ और इनके साथ उचित व्यवहार करो। फिर मैंने एक और वाक्य जोड़ने से पहले संक्षिप्त विराम लिया। जहां तक उनके साथ तुम्हारे व्यवहार का सवाल है, वह तुम पर निर्भर है। बस बहुत आसान मत होना। गार्डों ने तुरंत समझ लिया कि मेरा क्या मतलब है और वे समझदारी भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। वेईयान का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। मोबे किंग, तुम इन्हें ले जाने की हिम्मत कैसे करते हो? दोनों बूढ़े चांसलरों को चिल्लाते हुए तंबू से बाहर खींच लिया गया, चाहे वे कितना भी जोर से चिल्ला रहे हों। लेकिन ठीक उसी समय कोई अप्रत्याशित व्यक्ति अचानक आगे बढ़ा। वह वेईयान के परिचारकों में से एक था, 20 साल से थोड़ा अधिक उम्र का एक युवक। वह अचानक सम्मानपूर्वक जमीन पर घुटने टेक गया और जोर से बोला, आपकी महामहिम। दोनों चांसलर वृद्ध और कमजोर थे। यात्रा के दौरान थकान और ठंडे मौसम को सहने के बाद दुर्भाग्य से वे आज अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। पूरा तंबू 1 सेकंड के लिए शांत हो गया। मैंने भी उसे सावधानी से देखने से पहले अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। तुम कौन हो? युवक ने शांत से अपना सिर झुका लिया। यह विनम्र व्यक्ति वेई चिंगयुन है, वाम चांसलर वेईयान और उनकी एक उपपत्नी से जन्मा पुत्र, एक नाजायज बच्चा। मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी कोट लीं। तुम अपने पिता की गंदगी साफ कर रहे हो। वेई चिंगयुन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं जीवित रहने के लिए अपने लिए एक रास्ता चुन रहा हूं। उस जवाब ने मुझे तुरंत हंसा दिया। तुम अपने पिता से ज्यादा चतुर हो।
मैं आगे बढ़ा और हल्के से उसके कंधे पर थपथपाया। कम से कम तुम जानते हो कि हवा किस तरफ बह रही है। वेई चिंग युन ने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुका लिया। यह विनम्र व्यक्ति केवल स्थिति को स्पष्ट रूप से समझता है। आपकी महामहिम 3,50,000 कुलीन सैनिकों की कमान संभालती है, जबकि राजधानी में अधिकतम 1,00,000 रक्षक हैं। यहां तक कि शहर के भीतर के कुलीन परिवारों के अपने अलग एजेंडे हैं। ये युद्ध, उसने धीरे से अपनी आंखें मेरी ओर उठाई, मोबे किंग निश्चित रूप से जीतेंगे। उसकी आवाज शांत और स्थिर रही। चूंकि ऐसा है तो 2 चांसलरों के साथ मरने के बजाय मैं आपकी महामहिम का अनुसरण करना पसंद करूंगा। शायद तब मैं महान जिया के लिए कुछ योगदान दे सकूं। मैंने कुछ सेकंड उसे घूरा और अंत में धीरे से सिर हिलाया। खड़े हो जाओ, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। वेई चिंगयुन ने तुरंत गहराई से झुककर प्रणाम किया। धन्यवाद, आपकी महामहिम। जैसे ही वह खड़ा हुआ, मैंने उसकी आंखों में चमक देखी। मेरे बगल में सिम्मा ज्यों चुपचाप झुक गए और मेरे कान में फुसफुसाए, यह उपयोगी है। मैंने थोड़ा सिर हिलाया। मैं जानता हूं। सेना दक्षिण की ओर मार्च करती रही। 14वें दिन हम आखिरकार चेन ब्रिज नामक स्थान पर पहुंचे। जिस क्षण मैंने नक्शे पर चिह्नित स्थान को नीचे देखा, मेरे होंठों के कोने थोड़े फड़क उठे। मेरे बगल में सिम्मा ज्यू की अभिव्यक्ति भी अजीब हो गई। हम बिना एक शब्द बोले कई सेकंड तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। यह संयोग बहुत ही हास्यास्पद था। उस रात चेन ब्रिज पर सेना द्वारा शिविर लगाने के बाद मैं सिम्मा ज्यू के साथ कल की घेराबंदी की योजनाओं पर चर्चा करते हुए केंद्रीय कमांड टेंट के अंदर बैठा था। इस बिंदु पर राजधानी केवल 1 दिन दूर थी। कल रात तक हम पहले ही शाही शहर की दीवारों के नीचे खड़े होते, लेकिन जब हम अभी भी रणनीति पर चर्चा कर रहे थे, तंबू के बाहर अचानक चिल्लाने की आवाजें आईं। मैंने तुरंत माथे पर बल डाला। क्या चल रहा है? वेई चिंग युन जल्दी से अंदर आया और जल्दी से झुक गया। आपकी महामहिम, बाहर के सैनिकों ने गड़बड़ी पैदा करना शुरू कर दिया है। मैं तुरंत खड़ा हो गया और बाहर देखने के लिए चला गया। जिस क्षण मैंने तंबू से बाहर कदम रखा, मैं भी एक पल के लिए जम गया।